नमस्कार, मैं स्वागत करती हूँ आप सबका नीव इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। इस सेशन में हम जो है वो केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस करना चाहते हैं, जो आपके टेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अपनी क्लास में चलने से पहले मैं आपको नीव इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ बता दूं। जैसे आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मिशन HPSSC। मिशन HPSSC का मतलब है कि नीव इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और बोर्ड के अंडर आने वाले डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम HP पटवारी, HP पुलिस, HP फॉरेस्ट गार्ड एंड अदर क्लेरिकल एग्जाम, HP TGT एंड अदर अलाइड सर्विसेज की जो है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग प्रोवाइड करता है। अगर आप भी हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्स में शामिल होना चाहते हैं, स्पेशली इस टाइम में बात कर रही हूँ हमारे HP टेट के बैच के बारे में, तो नीव इंस्टीट्यूट ने HP टेट की तीनों स्ट्रीम्स आर्ट्स, मेडिकल और नॉन मेडिकल के लिए जो है वो ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी हैं। अगर आप भी हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, नीव इंस्टीट्यूट लिखिए। नीव इंस्टीट्यूट में आपको इस तरह का आइकन देखने को मिलेगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और अपनी ऑनलाइन क्लास बुक करवाने के लिए हमारे फ़ोन नंबर 9459802085 पर कॉल करके आप अपनी क्लास जो है वो बुक करवा सकते हैं। आगे मैं आपको बता दूं कि नीव इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से आपको क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है 1 वीक डेमो फ्री। 1 वीक डेमो फ्री का मतलब है कि अगर आप हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन बोथ क्लासेस जो है वो ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आपको 1 वीक तक जो है हम टाइम देंगे कि आप एनालाइज कर पाएँ कि जो क्या टीचर्स यहाँ पे कैपेबल हैं आपकी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करवाने में, क्या जो हम आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ पे क्या वो आपके एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग है या नहीं। इसके लिए जो है हमने 1 वीक डेमो जो है वो फ्री रखा हुआ है। इसके अलावा डेली क्लासेस, वीकली टेस्ट एंड क्विजेज एंड डाउट रिमूवल सेशन भी जो है वो हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन बोथ क्लासेस में चलता है। HP टेट की फ़ीस की बात करूं मैं स्पेशली, तो हमारी जो फ़ीस रहेगी HP टेट के लिए वो है 1999 रुपीज़ तीनों स्ट्रीम्स के लिए। और उसमें भी जो है वो 20% डिस्काउंट हम BPL स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। तो ये नीव इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा बेनिफिट है आपके लिए, 20% डिस्काउंट फॉर BPL स्टूडेंट्स। ये हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन बोथ क्लासेस के लिए रहता है। HP टेट की मैं बात करूं तो HP टेट में मैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सेक्शन जो है वो कवर करवाऊंगी। तो चलिए चलते हैं हमारे इंपॉर्टेंट MCQs ऑफ केमिस्ट्री। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है वो है विच वन इज़ द लस्ट्रस नॉन मेटल। अगर नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ में आपको बताऊं तो वो सॉफ्ट होती हैं, ठीक है, मेलेबल नहीं होती, डक्टाइल नहीं होती और नॉन लस्ट्रस होती हैं। लेकिन एक जो है वो एक्सेप्शन है, ठीक है। तो जो एक्सेप्शन है वो है, जैसे आपसे यहाँ पूछा है विच वन इज़ द लस्ट्रस नॉन मेटल, ऐसी कौन सी नॉन मेटल है जिसमें चमक है, जो लस्ट्रस है। तो ऑप्शन है सल्फर, आयोडीन, फास्फोरस एंड ब्रोमीन, ठीक है। तो जो आपकी लस्ट्रस नॉन मेटल है दैट इज़ योर ऑप्शन बी, आयोडीन, ठीक है। और सारी जो नॉन मेटल्स होती हैं वो आपकी नॉन लस्ट्रस होती हैं, लेकिन आयोडीन ही एक ऐसी नॉन मेटल है जो लस्ट्रस है। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है कमर्शियल अल्कोहल इज मेड ऑफ अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय एडिंग, ठीक है। जो कमर्शियली हम अल्कोहल का यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे बहुत प्रकार की बीवरेजेस में भी वो यूज़ होता है, ठीक है। और कमर्शियली जो है वो मतलब जैसे क्लीनिंग एजेंट बनाने में, सैनिटाइज़र बनाने में जो है वो कमर्शियली अल्कोहल का यूज़ है। तो उसको ड्रिंकिंग के लिए अनफिट बनाने के लिए कि लोग, क्योंकि वो थोड़ा जो है वो सस्ता आएगा तो कहीं लोग उसको इनटेक करना ना शुरू कर दें, तो इसलिए जो कमर्शियल अल्कोहल है उसको अनफिट किया जाता है ड्रिंकिंग के लिए बाई एडिंग मिथेनॉल। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो कमर्शियल अल्कोहल इज मेड ऑफ अनफिट बाई ड्रिंकिंग बाई एडिंग मिथेनॉल इन इट। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए सेकंड क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मॉलिक्यूलर सॉलिड।
मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है वो कौन है? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड ऐसे होते हैं जो मॉलिक्यूल से बने हों, ठीक है, मॉलिक्यूल से बने। और मॉलिक्यूल किससे बनते हैं? एटम से। तो ऐसे सॉलिड्स जो है वो एटम जो आपस में जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाए तो सॉलिड बने, उनको बोलते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब यहाँ पे हम देखते हैं ऑप्शन ए, रॉक साल्ट, ठीक है। तो रॉक साल्ट, साल्ट आपको पता है ये क्रिस्टल फॉर्म में होता है, और सॉल्ट जो है वो आयनिक फॉर्म में होता है। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में होता है और आयनिक फॉर्म होती है सॉल्ट की। तो सॉल्ट आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड नहीं होगा। दूसरा है आपका क्वार्ट्स, ठीक है। जो क्वार्ट्स है आपका वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है। जो क्वार्ट्स है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, वो क्रिस्टल की फॉर्म में जो मिलता है बाय कोवलेंट बॉन्ड। थर्ड ऑप्शन है आपका आइस, ठीक है। तो जो आइस है वो क्या है? वो है आपका वाटर फ्रीज्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे देखते हैं आप एटम्स हैं जो आपस में मिलके वाटर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है वो है आपका ऑप्शन सी, आइस, ठीक है। तो आइस आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड है। फोर्थ ऑप्शन है आपके पास डायमंड। तो डायमंड आपको पता है ये भी मॉलिक्यूलर सॉलिड नहीं है, ये क्या है? ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है किसकी? कार्बन की, ठीक है। एलोट्रॉप्स भी बोलते हैं इसको कार्बन का। तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड नहीं है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन सी है दैट इज राइट आंसर, दैट इज आइस। आगे है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्वेंट ऑन एडिंग, मतलब यहाँ पे आपको ऑप्शन लिखनी है कि वो डिक्रीज करता है, इंक्रीज करता है, उसमें क्या चेंज आता है, ठीक है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट डैश ऑन एडिंग, नॉन वर्सेटाइल नहीं है, ये वोलेटाइल है, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। तो अगर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं? अब आपको पता होना चाहिए नॉन वोलेटाइल सल्यूट क्या होते हैं। नॉन वोलेटाइल सल्यूट वो होते हैं जिनका जो है जो इवेपोरेशन है उनकी जल्दी नहीं होती, वो जल्दी सब्लिमेट नहीं होते, जल्दी वेपर फॉर्म में नहीं बनते। और वोलेटाइल सल्यूट वो होते हैं जो जल्दी जो है वो सब्लिमेट होते हैं और वेपर बन जाते हैं। तो अगर हम किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सल्यूट डालेंगे, नॉन वोलेटाइल सल्यूट वो हुआ जो जल्दी वेपर फॉर्म में नहीं बनेगा, ठीक है, जल्दी सब्लिमेट नहीं होगा। तो उसको ऐड करेंगे सॉल्वेंट में, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो जब हम ऐड करेंगे नॉन वोलेटाइल सल्यूट इन सॉल्वेंट तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सल्यूट जो है वो जल्दी वेपर फॉर्म में चेंज नहीं होते। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका बी ऑप्शन है दैट इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ग्रुप्स आर कॉल्ड, ठीक है। जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स हैं आपके प्रोडक्ट टेबल में उनको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस आपको पता है ये जो है वो 18 ग्रुप्स होते हैं, लास्ट ग्रुप होते हैं आपके पीरियोडिक टेबल का। हेलोजन, ठीक है, हेलोजन आपका 17 ग्रुप है जिसमें आप गैस जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह गैसेज आती हैं, ठीक है। तो लैंथेनॉइड्स आपको पता है क्या होती हैं? ये 4f जहाँ ऑर्बिटल में और इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं वो लैंथेनॉइड सीरीज होती है, ठीक है। तो जो आपकी एल्कली मेटल्स हैं वो होती हैं फर्स्ट ग्रुप, ठीक है। एल्कली मेटल्स इनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोलते हैं और इनको एल्कली मेटल्स भी बोलते हैं। तो एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ग्रुप आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स। और नोबल गैसेज आपकी 18 ग्रुप में होती हैं, हेलोजन जो है वो 17 ग्रुप में होते हैं और लैंथेनॉइड से एक अलग सीरीज होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है। इसको कई बार आयनाइजेशन एनर्जी भी लिखा होता है और इसको हम IE से डिनोट करते हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? ये देखो, ये आपका कोई एटम है, ये न्यूक्लियस है, तो ये उसका मान लो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। तो उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गैसियस एटम, ये होती है आयनाइजेशन एनर्जी।
तो किस में हाईएस्ट वैल्यू होगी आयोनाइजेशन एनर्जी में? तो आपको पता है जब हम ग्रुप में चलते हैं डाउन द ग्रुप, तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो जब हम ग्रुप में चलते हैं डाउन, तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज करती है। डिक्रीज क्यों करती है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स जो हैं, जब हम नीचे जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाती हैं, और जो न्यूक्लियस है उसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से जो है वो अट्रैक्शन कम हो जाती है, तो हम उसको इजीली निकाल पाते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो है वो हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी? नीचे जाते हैं तो साइज़ बढ़ता है और ऊपर साइज़ जो है वो ग्रुप में कम होता है। तो आपको पता है ये जो है नाइट्रोजन वाली सीरीज़, इसमें ऐसे होगा, नाइट्रोजन होगा, फिर फॉस्फोरस होगा, ठीक है, फिर ये होगा, आर्सेनिक होगा, फिर इस तरह से होगा, ठीक है, एंटीमनी होगा। तो जब हम नीचे जाएंगे तो साइज़ जो है वो बढ़ता जाएगा, तो साइज़ बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है डिक्रीज़ होगी। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नीचे को जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज़ हो रही है, तो नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी, क्योंकि डाउन द ग्रुप जो है वो साइज़ इंक्रीज़ होता है और यहाँ सबसे छोटा साइज़ है नाइट्रोजन का, तो यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कैटालिस्ट इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग हाई डेंसिटी पॉलीथीन। पॉलीथीन का यूज़ जो है हम अपनी डेली लाइफ में बहुत देखते हैं, वैसे करना नहीं चाहिए। तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन को यूज़ करने के लिए कैटालिस्ट यूज़ होता है, जो होता है ऑप्शन सी, जिग्लर नाटा कैटालिस्ट। जिग्लर नाटा कैटालिस्ट इज यूज टू प्रिपेयर हाई डेंसिटी पॉलीथीन। ठीक है, और इसका मैं फॉर्मूला बताऊँ आपको, तो ये होता है ट्राइल इथाइल, ये ट्राई इथाइल टाइटेनियम, ठीक है, तो ये टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड, ठीक है, ट्राई इथाइल एल्युमिनियम होता है, ये जिग्लर नाटा कैटालिस्ट होता है, ठीक है, ट्राई इथाइल एल्युमिनियम टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, कई बार इसका फॉर्मूला भी पूछ जाता है कि विच इज जिग्लर नाटा कैटालिस्ट, तो ये होता है ट्राई इथाइल एल्युमिनियम। ठीक है, तो ये है C2H5 3, ठीक है, ट्राई इथाइल एल्युमिनियम टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड इज द फॉर्मूला ऑफ जिग्लर नाटा कैटालिस्ट विच इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग हाई डेंसिटी पॉलीथीन। नेक्स्ट है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाज स्टेटेड बाय। ठीक है, तो लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में 5 लॉज आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट डाल्टन। तो डाल्टन ने जो दी थी एटॉमिक थ्योरी दी थी, ये वाला लॉ नहीं दिया था कांस्टेंट प्रोपोर्शन का। ठीक है, जो एल लेविसियर थे उन्होंने लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन ऑफ मास दिया था लेविसियर ने। ठीक है, और जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन था वो दिया था J.L. प्राउस्ट ने। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, J.L. प्राउस्ट ने दिया था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, और मोस्ले ने जो है वो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे है, Which of the following salt does not contain water of crystallization? Water of crystallization का मतलब है कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जो भी हमें जो है वो जैसे हमारे क्रिस्टल होते हैं वो ड्राई दिखते हैं, एक्चुअली में वो ड्राई नहीं होते, उनमें वाटर होता है और उसी को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपकी ब्लू विट्रल। ठीक है, तो जो ब्लू विट्रल होता है वो होता है कॉपर सल्फेट। ठीक है, और कॉपर सल्फेट में भी जो है वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है, तो उसमें जो है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रहता ही रहता है। सेकेंड है आपका बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा जो है इसका राइट आंसर है, क्योंकि वो होता है आपका NaHCO3, जिसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसमें जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होते। नेक्स्ट है आपका वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा जो है उसका फार्मूला होता है Na2CO3, ठीक है, .10H2O, उसको होता है सोडियम कार्बोनेट, जिसमें 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, मतलब 10 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। उसके बाद है आपका जिप्सम। जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4.2H2O। तो इसमें भी जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सिर्फ बेकिंग सोडा जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सिर्फ उसी में जो है वो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो प्रेजेंट नहीं होते, और वही है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कुछ नहीं है, ये सिर्फ है क्या,
नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स किसी भी जो है फॉर्मूला है उसके, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज है यहाँ पे, कैन बी यूज फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो कौन सी गैसेज जो है फ्रेश सैंपल ऑफ ऑयल को स्टोर करने में काम आती हैं, ऑप्शन में आपको देखना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन तो मोस्ट रिएक्टिव है, एकदम से रिएक्ट करती है हर चीज़ के साथ, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। दूसरा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये भी नहीं होगा। तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, ये भी नहीं है। फोर्थ ऑप्शन जो है हीलियम और नाइट्रोजन, दिस इज़ द राइट ऑप्शन, क्योंकि ये वाली गैसेस जो यूज़ होती हैं वो होती हैं स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल फॉर अ लॉन्ग टाइम, हीलियम एंड नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, the number of electrons in an element X is 15. The number of neutron is 16. Which of the following is the correct representation of the element? ठीक है, किसी आपने रिप्रेजेंटेशन करनी है एलिमेंट की, तो एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन क्या करते हैं, उसके लेफ्ट हैंड साइड नीचे हम लिखते हैं उसका एटॉमिक नंबर और ऊपर लिखते हैं उसका एटॉमिक मास। तो यहाँ हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एलिमेंट X इज 15, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 15 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने होंगे, 15 होंगे, क्योंकि किसी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो इस X जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर हुआ 15, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 15 है एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज एटॉमिक नंबर, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 16, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो 16 है। तो एटॉमिक मास कितना होगा, ठीक है, नंबर ऑफ एटॉमिक मास कितना होगा, तो एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है 15 है, न्यूट्रॉन जो है वो 16 है, तो ये आ गए 31। तो इस तरह से जो है वो इस एलिमेंट को हम डेजिग्नेट करेंगे। इसकी लोअर लेफ्ट हैंड साइड जो एटॉमिक नंबर है और अपर लेफ्ट हैंड साइड जो है वो एटॉमिक मास है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट ऑप्शन है आपकी वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस तरह से जो है वो हम डिनोट करेंगे। तो ऑप्शन ए देखो इस तरह से X 15 एंड ऊपर 31, एटॉमिक नंबर 15 है और एटॉमिक मास है 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू 10 किलोमीटर फ्रॉम सी लेवल, दिस इज, ठीक है। जो एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है, उसकी मेन जो है वो 5 लेयर्स होती हैं। सबसे लोएस्ट होती है ट्रोफोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर, फिर ट्रोफोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर, फिर हाइड्रोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर, ठीक है। तो सबसे लोअर जो होती है 10 किलोमीटर तक वो होती है हमारी ट्रोफोस्फेयर, ठीक है, जो 10 किलोमीटर तक होती है, ठीक है। उसके बाद आती है स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, और 500 किलोमीटर तक जो है वो हमारा एटमॉस्फेयर की लेयर्स जो है वो रहती हैं, मतलब हमारा एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राई आइसिस, ठीक है। ड्राई आइस क्या होती है, तो ड्राई आइस होती है आपकी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आगे है विच पेयर ऑफ मटेरियल इज नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स कंटेन, मतलब थिंग्स ओनली, ठीक है, कि कौन सा पेयर है जिसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल ही थिंग्स हैं। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जो नॉर्मली जो है वो डिग्रेड नहीं होते, यूजफुल प्रोडक्ट में नहीं बनते बाई द एक्शन ऑफ बैक्टीरियाज, ठीक है। मतलब जैसे आपका प्लास्टिक है तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, आप उसको रखो मिट्टी में जितनी मर्जी दबा लो, कुछ टाइम के बाद कितने भी साल के बाद निकालो वैसा का वैसा निकलेगा। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वो थिंग्स होती हैं जो डिकम्पोज, ठीक है, नहीं होती हैं, ठीक है, इन यूजफुल प्रोडक्ट्स, डिकम्पोज नहीं होती हैं यूजफुल प्रोडक्ट्स में। तो आपने वो पेयर देखना है जिसमें सिर्फ नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स हैं जो डिकम्पोज नहीं होगी। तो फर्स्ट है आपका वुड, पेपर एंड लेदर। तो देखो वुड जो है वो डिकम्पोज हो जाती है, आप देखते हैं लकड़ी कुछ टाइम बाद ख़त्म हो जाती है, मिट्टी में मिल जाती है। पेपर भी लकड़ी से बना होता है, वो भी डिकम्पोज हो जाता है। लेदर जो है वो पता है आपको एनिमल के एनवेल्प से बना है, वो भी डिकम्पोज हो जाता है, तो ऑप्शन ए नहीं होगी। दूसरी है पॉलीथीन, डिटर्जेंट एंड पीवीसी। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें देखो, पॉलीथीन, डिटर्जेंट एंड पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये भी जो है वो एक प्लास्टिक की फॉर्म है। तो ये जो है वो सारी की सारी
नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स कंटेन है इसमें, ठीक है। कोई भी जो है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, सारी की सारी नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नेक्स्ट है प्लास्टिक डिटर्जेंट एंड ग्रास। यहाँ पे जो है वो ग्रास जो है वो डिग्रेडेबल है, तो ये वाला पेयर भी सारा का सारा नॉन बायोडिग्रेडेबल नहीं है, क्योंकि ग्रास जो है वो डिग्रेडेबल वाला पेयर है। नेक्स्ट है हमारा प्लास्टिक, बेकेलाइट एंड डीटीटी, ठीक है। तो इसमें जो है वो हमारा सारा का सारा नॉन बायोडिग्रेडेबल जो है वो चीज़ें हैं, प्लास्टिक भी, बेकेलाइट भी, ठीक है, बेकेलाइट एक पॉलीमर है, और डीटीटी भी, ठीक है। तो ये सारी जो ऑप्शन है यहाँ पे, तो बी और डी ऑप्शन जो है वो आपकी नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स कंटेन करती है ओनली, ठीक है, और बाकी दो में जो है वो डिग्रेडेबल होने वाली चीज़ें हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 के अकॉर्डिंग राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, जिसमें बी और डी दोनों जो पेयर्स हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स ही कंटेन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विच प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा एट अ प्लेस वेयर रिवर मीट सीज, ठीक है। तो जहाँ पे जो है, जैसे ये आपका रिवर आ रही है, ठीक है, तो ये आपका सी है, ठीक है। तो जब सी से पहले जो है वो एक मिट्टी बहा के लाती है रिवर, ठीक है, और जो है वो इधर बहुत सारा स्पेस होता है, और वो छोटी छोटी कैनाल्स में फैल जाती है, और अपने द्वारा लाई गई मिट्टी जो है वो पीछे छोड़ जाती है, ठीक है, इस तरह से, और बाद में वो सी में मिल जाती है, तो वो डेल्टा बन जाता है, मतलब उपजाऊ ज़मीन बन जाती है। तो ये प्रोसेस होती है कोगुलेशन। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर, क्योंकि कोगुलेशन में जो होता है वो प्रेसिपिटेट्स ऑफ मिट्टी जो होते हैं, जो मिट्टी के होते हैं हमारी सॉइल के, वो रह जाते हैं पीछे, और उससे जो है वो डेल्टा बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कि समंदर में मिलने से पहले जब रिवर डेल्टा फॉर्मेशन करती है तो किस प्रोसेस से करती है, तो वो होता है आपका कोगुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेड बर्न्ड प्लास्टर इज, ठीक है, डेड बर्न्ड प्लास्टर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको बहुत सारी ऑप्शन दिख रही होंगी, ये किसी ना किसी के जो है वो एग्जाम्पल है। एक होता है, यहाँ आप पढ़ रहे हैं डेड बर्न्ड प्लास्टर, एक होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट का मतलब होता है उसमें हाफ वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। तो जो ऑप्शन बी है, ठीक है। CaSO4 2H2O जो ऑप्शन डी में आपको दिख रहा है वो आपका जिप्सम का फॉर्मूला होता है, जिप्सम, ठीक है। CaSO4.H2O ये भी एक मिनरल है जिप्सम का, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेड बर्न्ट प्लास्टर है वो है आपका ऑप्शन ए कैल्शियम सल्फेट। जो कैल्शियम सल्फेट है, ठीक है, CaSO4, उसको बोलते हैं डेड बर्न्ट प्लास्टर। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ नॉन मेटल्स इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में कितनी नॉन मेटल्स हैं, तो कितनी नॉन मेटल्स हैं पीरियोडिक टेबल में, वो हैं 22। कितनी नॉन मेटल्स हैं, 22 नॉन मेटल्स आर इन द पीरियोडिक टेबल। विच ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉमन फॉर लैंथेनॉइड्स। लैंथेनॉइड्स जो हैं आपके, उनके लिए कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन है, तो उनके लिए जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कॉमन होती है, आपने याद रखना है। पी और डी जो शेल्स हैं उनके लिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, एस ब्लॉक के लिए +1 एंड +2 होती है, और लैंथेनॉइड्स के लिए +3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, pH ऑफ प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो pH ऑफ प्योर वाटर होती है आपकी न्यूट्रल, न्यूट्रल होता है आपका प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो उसकी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर है ऑप्शन ए 7.0। विच अमंग द फॉलोइंग हैव लार्जेस्ट साइज। ऑप्शन है ब्रोमीन, आयोडीन, और यहाँ पे आई नेगेटिव है, ये थर्ड ऑप्शन में आई नेगेटिव एंड फ्लोरीन, ठीक है। तो साइज आपको पता है कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज जो है वो इंक्रीज होता है। अब ये सारे जो हैं आपके हेलोजन्स हैं, तो ये किस तरह से अरेंज होते हैं, ये इस तरह से अरेंज होते हैं पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, इस तरह से नीचे को। तो नीचे को जो हम जाते हैं ग्रुप में तो साइज इंक्रीज होता है, तो मतलब साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है नीचे को। तो इन सब में जो है वो साइज जो है वो आयोडीन का बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे आयोडीन एक सिंपल एलिमेंट है और एक आयोडीन का आयन है,
ठीक है, एक आयोडीन का क्या है, एनायन है, इसने एक और इलेक्ट्रॉन लिया है। तो आपको पता है एनायन का साइज जो होता है, ठीक है, वो उसके जो है वो बेस मेटल से बड़ा होता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा साइज होगा ऑप्शन सी, आई नेगेटिव। ठीक है, आई आयन जो है उसका साइज सबसे बड़ा होगा यहाँ पे, क्योंकि डाउन द ग्रुप जो है वो साइज इंक्रीज करता है। तो फ्लोरीन और ब्रोमीन का तो कम ही होगा, और आई नेगेटिव में आई नेगेटिव का जो है वो साइज जो है वो बड़ा होगा। तो आई थिंक ये वीडियोस आपके लिए और ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड नेक्स्ट जो है वीडियो, उसमें हम और अच्छे MCQs लेके आएंगे आपके टेट एग्ज़ाम के लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।